नमस्कार दोस्तों, राजिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं हिंदी का आज प्रश्न वैसे लेकर आई हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। हिंदी के वर्णिका एवं गोधली में के कुल 265 प्रश्नों में से वैसे प्रश्न लेकर आई हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और 2026 में पूछने की संभावना है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न तो एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। ये वादा के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपके जो कलम है ना एग्जाम में चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। तो मैं समय की बचत करते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलती हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? माँ यानी मेरी माँ नहीं, मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? तो आइए हम इन आंसर के द्वारा जानते हैं कि आखिर माँ जो है मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। तो ठीक है, तो माँ की नजरों में अस्पताल पागल जानवरों का गौशाला था। पागल जानवरों का गौशाला यानी जहाँ पे पागल जानवर को रखते हैं, जहाँ पे पागल जानवरों की रहने की स्थान रहता है। पागल जानवरों यानी कि यहाँ पे जो पागल व्यक्ति होते हैं ना, उसको माँ की नजरों में पागल जानवरों की तरह है। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसका दिमाग देखते हैं कि पागल जानवरों की तरह रहता है, और उनकी रहने के स्थान भी पागल जानवरों की तरह ही हो जाता है। इसलिए माँ की नजरों में जो यहाँ पे है ना अस्पताल, वो पागल जानवरों का गौशाला है, जहाँ बीमार जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पे सत्य ही है कि अगर वहाँ पे जहाँ पे पागल जानवरों का रखा जाता है, वहाँ पे तो कोई आईपीएस डॉक्टर ये तो नहीं आएंगे, वहाँ पे बीमार जानवरों को ही रखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बीमार जानवरों को रखा जाता है। तो माँ को इस बात का डर था कि मंगू को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, यानी कि उसको अपने से वस्त्र पहनने नहीं आता है, खाना खाने नहीं आता है। इसलिए माँ को डर था कि अगर अस्पताल में उसको हम भर्ती करा दें, तो अस्पताल के कर्मचारी उसे छोटी-छोटी गलतियों पर मारेंगे, पीटेंगे, और मारेंगे, पीटेंगे, क्योंकि मंगू मंगू की माँ थी, वो मंगू को बहुत प्यार करती थी और वो अपने से उसे अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए मंगू की माँ को यही बात का डर था कि अगर मंगू को मारेंगे, पीटेंगे तो मंगू कैसे वहाँ रहेंगी? यही डर से जो है ना, यही डर से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो यही डर से माँ क्या नहीं करना चाहती? शादी नहीं करना चाहती, नहीं अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? तो इसलिए नहीं करना चाहती थी कि उसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, यानी कि कुछ भी नहीं आता है, और अस्पताल के कर्मचारी जो है ना उसे मारेंगे, पीटेंगे, यही डर से अस्पताल में माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। तो ये प्रश्न जो हो गया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इन दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? यहाँ पे घुटन यानी कि सीता जो थी अपने ही घर में घुट-घुट कर क्यों जी रही थी? ये जो प्रश्न है ये वर्णिका का प्रश्न है, और जो पहला प्रश्न था वो भी वर्णिका का प्रश्न था। तो ये वर्णिका के चैप्टर 5 का है ये प्रश्न। तो इसमें बोलता है सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? आइए हम आखिर सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, इन आंसर के द्वारा जानते हैं। तो सीता 3 पुत्रों की एक बूढ़ी विधवा माँ थी। सीता कितने पुत्री की माँ थी? 3 पुत्रों की माँ थी। तो क्या वो विधवा नहीं थी? नहीं, विधवा थी। विधवा का अर्थ यहाँ पे होता है जिसका पति मर जाता है, जिसका पति का मृत्यु हो जाता है, वो औरत विधवा कहलाती है। तो ठीक है, तो सीता कौन थी? तो सीता 3 पुत्रों की एक बूढ़ी विधवा माँ थी, जिसको खाने को लेकर तीनों पुत्र आपस में लड़ते थे। जिसको खाने के लेकर तीनों पुत्र क्या करते थे? लड़ते थे। और बहुएँ भी आपस में झगड़ती थी। बहुएँ क्या रुकती थी झगड़ा करने के लिए? नहीं, बहुएँ भी आपस में झगड़ती थी। उन्हें अपने खाने को इस प्रकार लड़ते-झगड़ते देख सीता अपने घर में घुटन महसूस करती थी। अगर कोई भी माँ, जब माँ जो होती है ना अपने बच्चों को गर्भ में 9 महीने रखती है और ना दुःख दर्द सहकर वो बच्चे को पालती है, पोसती है, जब उसका शादी-ब्याह हो जाता है तो वो अपने से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो जब उसको माँ को जब बुढ़ापा आता है, तो वो खाना को लेकर डरता है, खाना को माँ को बोझ समझता है। लेकिन वो नहीं समझता है कि हम जब छोटे नन्हे थे तो हमारी माँ मेरे लिए कितने कष्ट सहती थी। तो आइए, तो ये प्रश्न हो गया
आखिर सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? तो यही जो आंसर था, सीता इसलिए अपने घर में घुटन महसूस करती थी। अगर यहाँ पे कोई भी माँ रहती तो ऐसा ही घुटन महसूस करती। तो ये भी प्रश्न हो गया, आशा करती हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग के अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, पापाती कौन थी? पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? ये भी प्रश्न वर्णिका का है। तो आइए जानते हैं आंसर के द्वारा। तो पपाती बलि अम्माल की 12 वर्ष की पुत्री थी। कितनी वर्ष की पुत्री थी? 12 वर्ष की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बलि अम्माल की। इससे ऑब्जेक्टिव भी निकाला जा सकता है, जैसे कि पपाती कौन थी, किसकी बेटी थी? तो बलि अम्माल की बेटी थी। पपाती कितने वर्ष की थी? तो पपाती 12 वर्ष की थी। ऐसी करके इन सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं। जिसे मेनिंजाइटिस नामक बुखार था। कौन सा बुखार था? मेनिंजाइटिस नामक बुखार था। गांव के प्राथमिक चिकित्सा के कहने पर वह पपाती को शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराने लाई थी। किसके कहने पे लाई थी? तो गांव के प्राथमिक चिकित्सा यानी होता है जो छोटे मोटे डॉक्टर जो रहते हैं गांव में, उसकी सलाह पर माँ जो थी पपाती को बड़े अस्पताल में, शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराने ले आई थी। तो क्यों लाई थी? शादी कराने नहीं भैया, उसको इलाज कराने लाई थी। तो आशा करती हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ये था 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसा ही करके 20 प्रश्न हैं आपको सामने, मैं 20 प्रश्न लाऊंगी। अगर इस प्रश्नों से आप जुड़े रहेंगे तो एग्जाम में आपके कलम बोले नहीं, चलेंगे नहीं भैया, दौड़ेंगे। तो अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न में बोल रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो आइए इन प्रश्न की ओर से हम जानते हैं कि खोखा आखिर किन मामलों में अपवाद था। खोखा अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। खोखा अपनी पांचों बहन के बाद हुआ था। फिर भी सेन साहब को अपनी पुत्रियां अपवाद नहीं थी, बल्कि पुत्र अपवाद था। आखिर क्यों अपवाद था, हम आकर जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, खोखा अपने माता पिता के ढलते उम्र में जन्म लिया था। खोखा अपने माता पिता के कैसा उम्र में जन्म लिया था? तो ढलते उम्र में। ढलते उम्र का अर्थ होता है बुढ़ापा। जवान में तो नहीं लिया था, बुढ़ापा में लिया था जन्म, इसलिए ढलते उम्र में जन्म लिया था। तो खोखा अपने माता पिता के ढलते उम्र में जन्म लिया था, इसलिए वह अपने माता पिता के जीवन के नियम का अपवाद था। इसलिए वह अपने माता पिता किस चीज का अपवाद था? तो जीवन के नियम का अपवाद था। अब भैया आप लोग पूछिएगा कि आखिर जीवन का नियम क्या होता है? तो जीवन का नियम भाई एक एक कायदे कानून भी होता है, मतलब बच्चे को जन्म देने का। एक कायदे कानून यानी कि एक उम्र होता है, और एक ये क्या है, बुढ़ापे में जन्म लिया था, तो अपवाद ही न होगा। तो खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में जन्म लिया था, इसलिए वह अपने माता पिता के जीवन के नियम का अपवाद था। तथा वह घर में रखे वस्तुओं का तोड़-फोड़ करता था, इसलिए वह घर के नियम का भी अपवाद था। आखिर करेगा क्यों नहीं? क्योंकि अपने माता-पिता का एक दुलारा बेटा था और सबसे छोटा था, जो कि बहुत बदमाश था। उनकी पुत्रियाँ इतनी सुशील थी कि वह शहंशाह हँसने को कह देता वह हँसती। लेकिन देखिए उसका पुत्र इतना बदमाश था कि सारे घर में रखे वस्तुओं को तोड़-फोड़ करता था, इसलिए वह घर के नियम का भी अपवाद था। तो किस नियम का अपवाद था? तो अपने माता-पिता के जीवन के नियम का अपवाद था, और घर में रखी वस्तु को तोड़-फोड़ करता था, इसलिए वो घर के नियम का भी अपवाद था। तो ये प्रश्न हो गया, और आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5वां प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये जो प्रश्न है ये भी वर्णिका का है, फर्स्ट चैप्टर में, कि दही वाली मगम्मा, जिसकी मतलब जिनके लेखक है श्रीनिवास और इसकी भाषा है कन्नड़। तो ये प्रश्न में बोल रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यानी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो ये देखते हैं। तो मगम्मा और उसकी बहू के साथ हक और अधिकार को लेकर विवाद था। तो भैया ये है मूल भंडार, हक और अधिकार को लेकर विवाद था। अच्छा, अब मगम्मा अपने पुत्र पर अपना हक जताती थी। भाई क्यों नहीं जताएगी? कोई भी माँ अपने पुत्र को जन्म देगी तो अपना हक, उस पे हक रहता है ना। और बहू आकर कहती है नहीं, उन पर मेरा अधिकार है। वाह, बहू बहू कहती है कि अपनी बहू को अपने पति पर अपना अधिकार था। तो वो भी बात अच्छा है कि उसका जो पति था उसको शादी करके लाया था, तो अधिकार रहेगा क्यों नहीं, माँ का भी रहेगा और
वो बहू का भी रह गया था, इसमें झगड़ने का क्या बात है। लेकिन आजकल दुनिया में बहू और सास के बीच का जाने हो ही जाता है झगड़ा, चाहे कितनों दिन तक वो 2-3 साल ठीक रहती है, लेकिन आखिरकार बहू के साथ हो ही जाता है झगड़ा। तो उसके बाद देखिए, मगम्मा अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी। कोई भी माँ अपने बेटे को क्यों छोड़ना चाहेगी? इसलिए मगम्मा भी अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी और बहू भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। मगम्मा अपने बेटे को दूर अपने से नहीं करना चाहती थी और पत्नी जो थी उसकी बहू रंजम्मा, वो अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने से दूर करना नहीं चाहती थी। उसके बाद है, जब बहू अपने बेटे को मारती-पीटती थी, यानी जो मगम्मा थी उसको अपने पोते पर भी हक जताती थी वह। क्यों नहीं जताएगी? क्योंकि वो मगम्मा जो थी अपने बहू से भी ज़्यादा अपने किससे प्यार करती थी? अपने पोते से प्यार करती थी। इसलिए वह जब भी उसकी बहू उसके पोते को मारती-पीटती थी, तो वह उसको रोकती थी कि अभी बच्चा है यार, क्यों मारती हो इसको, जब ये अपने सुधर जाएगा, सयान होगा तो। इसलिए वह उसका भी विरोध करती थी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मगम्मा और उसकी बहू के बीच हक और अधिकार की लड़ाई का विवाद था। किसकी था? शादी-विवाह, ये नाच-गान इसका विवाद था, नहीं, हक और अधिकार को लेकर विवाद था। तो कौन हक जताती थी और कौन अधिकार करती थी, तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मगम्मा अपने बेटे पर हक जताती थी और बहू अपना अधिकार समझती थी। तो आशा करती हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ये उन 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न हो गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे गए भी हैं, जो 10 बार पूछे गए हैं, 5 बार पूछे गए हैं और 2026 में भी पूछने की संभावनाएँ है।